हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कूनो नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सोन रिवर को लेकर के। तो सोन रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, सोन रिवर सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है और एक पेरेनियल रिवर है। सोन रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश स्टेट में अमरकंटक हिल्स के पास से होता है। उसके बाद में फ्लो करती हुई बिहार में पटना के पास गंगा रिवर में जाकर के अपने आप को मर्ज कर देती है। सोन रिवर गंगा रिवर की सेकंड लार्जेस्ट सर्दर्न ट्रिब्यूटरी है आफ्टर यमुना रिवर। अगर हम अदर फैक्ट्स की बात करें तो सोन रिवर पर एक ब्रिज बना हुआ है जो आरा और पटना को आपस में कनेक्ट करता है। ब्रिज का नाम है कोइलवार ब्रिज। ये जो ब्रिज है वो इंडिया के ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज में से एक है। इसके अलावा जो सोन रिवर है वो अपनी सैंड के लिए भी कंप्लीट कंट्री में फेमस है। तो ये सोन रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना आपका ड्रीम है और इसमें आपको लगता है कि डेली बेसिस पर आप अपने टारगेट्स इस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि प्रीलिम्स से पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके, तो आपके लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हमारे मेंटोर जो है वो आपका स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपके लिए प्रिपेयर करवाते हैं। डेली बेसिस पर आपको सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि प्रीलिम्स 2023 से पहले आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे और उसको रिवाइज भी कर पाओगे। तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। अभी यूपीएससी मेंस के एग्जाम चल रहे हैं और जो हम मेंस चैलेंज में क्वेश्चन देते हैं डेली बेसिस पर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के व्यू कर सकते हो। उसमें आपको डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके आंसर आप हमारे मेंटर को भेज सकते हो, मेल कर सकते हो। उसमें आपको रिव्यू भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें भी डेली बेसिस पर 2 to 3 जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनको रिव्यू करवाया जाता है। संडे टू संडे जो है वो ऐसे भी आपसे लिखवाए जाते हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके जो भी इसके अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको व्यू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में हमारे मेंटोर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर। आप सभी को पता है कल 17 सितंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, और उस दिन नामीबिया से जो चीता हमारे इंडिया में लाए गए अफ्रीकन चीता, उनको रिलीज किया गया है कूनो नेशनल पार्क में। तो हम कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर चीता को लेकर के। क्या रीज़न रहा कि क्या हमारे इंडिया में पहले से पॉपुलेशन नहीं थी चीता की, अगर थी तो क्या रीज़न रहा कि उनकी जो संख्या है वो कम हुई और ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर चीता के बारे में, अगर हम बात करें तो देखो चीता जो है ना वो एक तरीके से लैंड पर अगर हम देखें तो सबसे फास्टेस्ट एनिमल के रूप में पाया जाता है। चीता एशिया में ईरान वाले रीजन में और अफ्रीका में चीता जो है वो पाया जाता है। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो पहले जो है वो पॉपुलेशन थी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 1947 के टाइम में एक राजा हुए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने जो लास्ट हमारे यहाँ पर 3 एशियाटिक चीता थे उनको एक तरीके से उनकी हंटिंग कर दी और उसके बाद में हमारे इंडिया में जो एशियाटिक चीता जो थे उनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई। और फिर गवर्नमेंट ने 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ पर चीता अब अवेलेबल नहीं है।
अब देखो ये जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और जिसके बेसिस पर नामीबिया से चीता लाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले 2009 के टाइम में हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे मिस्टर जयराम रमेश, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वो चाहते थे कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इशू क्रिएट हुए और 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये जो भी प्रोसीजर चलाया जा रहा था उसको शॉट डाउन कर दिया। उसके बाद में 2017 में दोबारा से प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने दोबारा से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात की और फिर इसी के बेसिस पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि आप एक तरीके से स्टार्टिंग में रिव्यू करने के लिए कि इंडिया में जो चीता है उनकी पॉपुलेशन को दोबारा हम रिवाइवल स्टेज पर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, इसके बेसिस पर आप इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हो। ये जो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है चीता का, इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर में 40 to 50 चीता जो है वो इंडिया में अलग अलग नेशनल पार्क में इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अफ्रीकन चीता को हमने री इंट्रोड्यूस किया है हमारे इंडिया में, हमने एशियाटिक चीता को री इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया में तो पहले एशियाटिक चीता ही थे। इसका बेसिक रीजन ये है कि एशियाटिक चीता की प्रेजेंट टाइम में फिर सिर्फ और सिर्फ 40 to 50 पॉपुलेशन बची हुई है और वो सिर्फ ईरान जो कंट्री है वहाँ पर रहते हैं। ईरान कंट्री के साथ में स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन भी किया था कि एशियाटिक चीता जो है वो हमारे इंडिया में री इंट्रोड्यूस हो, लेकिन ईरान ने इसके लिए मना कर दिया। फिर हमने फोकस किया अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास में और फिर नामीबिया के साथ में इसको लेकर के डिस्कशन कंप्लीट हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में 8 चीता जो हैं वो नामीबिया से इंडिया में लाए गए हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो फीमेल हैं, 3 जो हैं मेल हैं और इनमें से अगर हम बात करें तो 3 को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया गया है। देखो बेसिक रीजन क्या रहा कि हमारे इंडिया में जो चीता है उनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई। इसका बेसिक रीजन कुछ भी, कोई भी अगर किसी एनिमल की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो उसके कुछ बेसिक रीजन होंगे। बेसिक रीजन में एक तो हैबिटाट लॉस, दूसरा अगर हम बात करें तो ह्यूमन के साथ में जो उनका कन्फ्लिक्ट जिसमें हंटिंग जैसे इशू भी है, तीसरा अगर हम बात करें तो एक जो पोचिंग एक मेजर इशू है। पोचिंग के अलावा जो डिजीज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं एनिमल की पॉपुलेशन को। तो यहाँ पर ये हमने सारे जो बेसिक प्रोविज़न है इस आर्टिकल को लेकर के वो डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं कि एशियाटिक चीता और जो अफ्रीकन चीता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो जो अफ्रीकन चीता जो है वो साइज में बड़े होते हैं, बिग होते हैं। एशियाटिक चीता जो है वो साइज में स्मॉल होते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एशियाटिक चीता की प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन ओनली 40 to 50 है, लेकिन अफ्रीकन चीता जो है उनकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में भी 6,500 से लगभग 7,000 के बीच में पाए जाते हैं। इनके IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो अफ्रीकन चीता है वो वनरेबल है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो पॉपुलेशन है चीता की वो हमारे यहाँ पर खत्म हो गई है। अब देखो हमने चीता को री इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इनको लेकर के भी इशू बना रहेगा। बेसिक रीजन क्या है कि जो अफ्रीकन चीता जो है वो एक तरीके से सवाना वाले रीजन में वहाँ पर रहते हैं और कूनो नेशनल पार्क जो जहाँ पर रिलीज किया है नामीबियन चीता को हमने, वो वाला रीजन जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो सवाना वाले रीजन में रहने वाले चीता जो है वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगी। दूसरा बेसिक रीजन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अदर एनिमल जो हैं वो भी पाए जाते हैं, जिसके बेसिस पर प्रे बेसिस पर मतलब शिकार के बेसिस पर जो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर इनको लेकर के भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिले कूनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर नीलगाय और जो भी डियर हैं जिन पर बेसिस रहते हैं चीता, वो उनकी संख्या को यहाँ पर बढ़ाया जा सके ताकि इनको री इंट्रोड्यूस करना जो है वो काफ़ी ईजी वे में ये अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कर सके। तो ये चीता से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हो गए, हमने डिस्कस किया है इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए ये जो आर्टिकल है वो चाइना को लेकर के है। देखो यहाँ पर चाइना का आपको डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा।
अभी प्रेजेंट टाइम में एचसीओ की मीटिंग, एचसीओ में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक परमानेंट बॉडी है जिसको हम रेड्स के नाम से जानते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म सेक्रेटरीट, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ताशकंद में है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको बेसिस करने में, फाउंडेशन रखने में ही चाइना का इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो उसमें एक तरीके से टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम की जो मीटिंग है इसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया कि हम टेररिज्म को खत्म करने के लिए हमारी एक स्पेसिफिक यूनिट हम डेवलप करें जो फोकस कर सके कि इस तरीके की एक्टिविटीज अगर यहाँ पर रहती हैं तो उनको हम काउंटर कर सके। ओके, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूएस जो है उन्होंने स्टार्ट किया कि साजिद मीर जो एक टेररिस्ट है उसको ग्लोबल लेवल का एक तरीके से टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा सके। साजिद मीर जो लश्कर ए तैयबा के कमांडर है और एक तरीके से बहुत सारी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि 26/11 जो अटैक हुए थे इंडिया में 2008 में मुंबई पर, उसमें भी उनका इम्पोर्टेंट रोल था। ऐसा बोलते हैं कि अजमल कसाब और जो भी और लोग थे उन सभी को रिक्रूट करने में, ट्रेनिंग देने में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा डेनिश न्यूज़पेपर जिसके ऊपर भी अटैक किया था, जिसमें ब्लास्फेमी जो कार्टून है उसको लेकर के कुछ ऐसे इशू देखने को मिले थे, तो उसमें भी इनका इम्पोर्टेंट रोल था। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उनके ऊपर जो अटैक देखने को मिला उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो यहाँ पर क्या है कि इनको ये चाहा जाता है कि इनको ग्लोबल लेवल का टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर चाइना ने इनको दोबारा से अभी लास्ट 3 मंथ्स में अगर हम देखें तो चाइना की ये 3rd अटेम्प्ट है कि टेररिज्म को जहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूएस और अदर कंट्रीज़ कोशिश करते हैं, वहाँ पर चाइना जो है वो इनको ब्लॉक करने से मना करता है। और दूसरी तरफ चाइना जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में बोलता है कि हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। तो ये चाइना की डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिसी है उसको शो करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं कि जो जॉबलेसनेस है वो प्री कोविड के लेवल से भी नीचे चली गई है। मतलब अगर हम देखें तो टाइम के साथ में जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। कोविड की वजह से जो जो इशू क्रिएट हुए थे उन सभी में दोबारा से एक तरीके से उन सभी को सॉल्व किया जा रहा है और प्रॉब्लम जो है उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट का तरफ रुख किया है। बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन ये है कि आंध्र प्रदेश में आप सभी को पता है कि 2014 के टाइम में जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ और 2 स्टेट यहाँ पर बनते हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। मतलब तेलंगाना जो है वो नया स्टेट बनता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश के सीएम बनते हैं चंद्रबाबू नायडू। और जो चंद्रबाबू नायडू जो है वो डिसीजन लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल है वो इस तरीके से एस्टेब्लिश की जाए कि साउथ अफ्रीका में जो फॉलो किया जाता है कि अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग कैपिटल, जिससे पूरे के पूरे एरिया का एक तो इंटीग्रल डेवलपमेंट होगा, किसी एक एरिया के ऊपर फोकस नहीं रहेंगी सारी की सारी पॉपुलेशन। तो सभी एरिया के पास में कनेक्टिविटी इजीली प्रोवाइड करवाने के लिए और एक तरीके से आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है वो 3 कैपिटल यहाँ पर बनाएंगे। 3 कैपिटल में एक जुडिशियल कैपिटल, एक आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एक आपकी लेजिस्लेचर कैपिटल। तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने उनकी जो टीडीपी जो पार्टी है उन्होंने डिसीजन लिया और इसके लिए उन्होंने शिवराम कृष्णन एक कमेटी भी बनाई। शिवराम कृष्णन ने स्पेसिफिक फोकस किया कि जो भी हमारी कैपिटल हो वो कम से कम इस तरीके से कनेक्टिविटी इस तरीके से बनी रहे कि सभी लोगों तक इजीली उसकी रीच हो सके। दूसरा अगर हम बात करें तो कैपिटल इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी जो एरिया है उसकी वजह से इफेक्ट ना हो। और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया था कि अलग अलग कैपिटल भी बनाई जा सकती है। तो आंध्र प्रदेश ने इसी के ऊपर फोकस करते हुए 3 कैपिटल का डिसीजन लिया और उन्होंने मेन कैपिटल के रूप में अमरावती को बनाने की कोशिश स्टार्ट भी कर दी। इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर 2019 में आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और जो नई गवर्नमेंट है वो
YS जगन मोहन रेड्डी जो है वहाँ के सीएम बनते हैं और सीएम बनने के बाद में वो डिसीजन लेते हैं कि अमरावती को मेन कैपिटल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वो इसके बेसिस पर बोलते हैं 3 कैपिटल तो हम बनाएंगे लेकिन मेन कैपिटल जो है वो अमरावती नहीं होगी। विशाखापट्टनम के ऊपर मेन फोकस किया, नेक्स्ट उन्होंने कुर्नूल और अमरावती, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर के अमरावती के आसपास के जो लोग जिनकी कैपिटल को यहाँ पर कैप्चर किया गया था कैपिटल बनाने के लिए, उन फार्मर्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जुडिशरी की तरफ भी वो रुख किया तो जुडिशरी ने क्लियरली बोला कि हाँ एग्रीमेंट तो हुआ है यहाँ के जो लोगों के बीच में कि आपकी जो कैपिटल ली जा रही है उसका हम यूज़ करेंगे, आपकी जो लैंड ली जा रही है उसका हम यूज़ करेंगे कैपिटल बनाने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उनकी जो लैंड एरिया लिया गया है उसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अब स्पेशल पिटीशन डाली है कि इसके ऊपर रिजल्ट निकाला जाए ताकि जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठा था कि वो जो स्टेट जो है वो अपने लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करके इस तरीके के इशू को उनको सॉल्व करना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको उसका रिजल्ट निकल कर के आ सके और काफ़ी लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम बनी हुई है उसका सॉल्यूशन निकल सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो 1992 में हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट को एस्टेब्लिश करने का बेसिक रीजन ये था कि जो भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको एक तरीके से सॉल्व किया जा सके और इंडिविजुअल लेवल पर जो एलिफेंट है उनको कैप्टिव किया जाता है उसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सके। इससे पहले ही 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था उसकी शेड्यूल 1 में एक तरीके से इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। स्पेशल प्रोविज़न रखे गए थे कि अगर एलिफेंट को कैप्चर करते हो तो उसको लेकर के कौन कौन से आपके पास में जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही आप एलिफेंट्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर है एक टेम्पल एलिफेंट है जोईमाला, इसको लेकर के इशू देखने को मिल रहा है आसाम और तमिलनाडु स्टेट में। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इलीगल जो कैप्चरिंग की जाती है इन एलिफेंट्स की और जो भी इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ इंडिया में इन एलिफेंट्स को पकड़ करके रखते हैं उनके पास में जो बेसिक कागज होने चाहिए, बेसिक जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स होने चाहिए वो उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें प्रोजेक्ट टाइगर के बाद में भी स्पेसिफिक उनके पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए भी फिर भी ये इशू जो हैं वो प्रॉब्लम में बने हुए हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इस तरीके की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए उन सभी को हमें कोशिश की जानी चाहिए कि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और जो एक बेसिक अवेयरनेस है, देखो जब भी आप कोई लॉ बना रहे हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, अगर उसको लेकर के एक बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा इस तरीके का भी कोई लॉ है, तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर हो ही नहीं पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में कोशिश की जा रही है कि रिवाइवल स्टेज में जम्मू एंड कश्मीर को लाया जा सके। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दोबारा से यहाँ पर जो थिएटर है मिनी थिएटर के रूप में उसको ओपन किया जाए ताकि 1980 से 1990s के बीच में जो यहाँ पर मिलिटेंसी इशू देखने को मिले से जिसकी वजह से थिएटर जो है उनको बंद कर दिया गया था उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर जो कल्चर है, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो मेनलैंड इंडिया के साथ में इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर और इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ देखिए हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वो यूएस की विजिट पर रहेंगे 25 सितंबर से 28 सितंबर तक। यहाँ पर वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के साथ में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन किया जाएगा कि अभी पाकिस्तान को जो F-16 हेलीकॉप्टर सौंपे हैं
यूएस ने उनको लेकर के कि आप जो भी यहाँ पर उनको एक तरीके से वेपन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी वजह से हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2019 के टाइम में इंडिया में जो अटैक हुए थे उसमें भी इन हेलीकॉप्टर का यूज़ देखने को मिला था, तो इसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्कशन करेंगे इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन। मतलब 24 सितंबर को इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा कि इंडिया प्रेजेंट टाइम में 75 ईयर का हो गया है। इंडिपेंडेंस के बाद में 75 साल हमने कंप्लीट किए हैं और उसमें इंडिया यूएन के साथ में हमारे क्या रिलेशन रहे उन सभी को यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा अदर ग्रुप के साथ में भी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो G4 ग्रुप के साथ में डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा L69 ग्रुप जो है उसके साथ में डिस्कशन किया जाएगा। इप्सा जो ग्रुप है जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इनकी मिनिस्ट्रियल लेवल पर मीटिंग होगी। ब्रिक्स की मीटिंग होगी जिसमें 5 कंट्रीज आते हैं, और सेलक जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट जो है उनकी कम्युनिटी है, और एक है कैरिकोम, ये कैरिबियन कम्युनिटी है। इन सभी के साथ में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं उनकी रेगुलर बेसिस पर मीटिंग होगी इसी टाइम में। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म को G4 को समझेंगे और L69 जो ग्रुप हैं उनके बारे में समझेंगे। G4 की अगर हम बात करें तो G4 में 4 कंट्रीज हैं जिसमें है ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान। ये जो ग्रुप है वो इसलिए बनाया गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अपग्रेडेशन है वो टाइम के साथ में होना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनको हर 2 साल के लिए यहाँ पर चुना जाता है। तो इसी को चेंज करने के लिए इन कंट्रीज़ का ये मानना है कि 1945 के टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो बेसिक प्रोविजन डिसाइड किया गया था कि 5 परमानेंट मेंबर होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। कंट्रीज जो हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिला है। तो उन सभी को रिवाइवल स्टेज में लाने के लिए उन सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी इसमें परमानेंट स्टेटस मिलना चाहिए, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान अपना अपना क्लेम करते हैं। तो इसी क्लेम के बेसिस पर ये G4 जो ग्रुप बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ग्रुप और है और उस ग्रुप में आता है यहाँ पर L69। L69 जो ग्रुप है इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट की और कैरेबियन वाला जो रीजन है वहाँ से, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया और पैसिफिक वाले रीजन से। यहाँ पर ये सारी कंट्री जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपग्रेडेशन किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। कंट्रीज़ की जो कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इसमें इंडिया जो है वो बार बार अपना क्लेम करता है कि हमें भी परमानेंट मेंबर के रूप में इंक्लूड किया जाए। तो ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया जाना चाहिए? देखो, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिबरल डेमोक्रेसी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा अगर हम देखें तो वर्ल्ड की 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है इंडिया। दूसरा 3rd नंबर पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो है उसमें इंडिया जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से और काफ़ी लार्जेस्ट अपनी आर्मी को इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ओके, यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी इंडिया आता है कि इसको एस्टेब्लिश करने में इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया बहुत बार नॉन परमानेंट मेंबर भी रह चुका है। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है जिनके बेसिस पर ये माना जाता है कि इंडिया को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और यहाँ पर अपग्रेडेशन की एक बात और है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इसमें चेंज की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेजर डोमिनेंस है यूरोपियन कंट्रीज़ का। यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्री आते हैं तो आप सभी को पता है, रशिया है, फ्रांस है और यूके है। ये तीनों कंट्री यूरोपियन कंट्री है और इनका डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तीनों परमानेंट मेंबर है।
जो एशिया है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि यहाँ से सिर्फ चाइना आता है, और जो अमेरिका जो है वो भी वहाँ से भी यूएस जो है वो इसमें आता है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन उठता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है परमानेंट मेंबर के रूप में, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। और जो एशिया पार्ट है उसमें चेंज करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला एरिया, तो इसमें चेंज होने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक प्रोविजन हमने डिस्कस किए कि इंडिया क्यों क्लेम करता है और इसमें अपग्रेडेशन की क्यों ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में जो इशू है उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। रशिया और यूक्रेन के इशू के बीच में बाइडेन ने यहाँ पर वार्निंग दी है रशिया के प्रेसिडेंट को कि आप जो है वो इस इशू में न्यूक्लियर वेपन जो है उनका यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जो है उन्होंने जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं, मतलब अभी एचसीओ की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने सभी कंट्रीज या अपने लेवल पर भी कोशिश की है कि जो भी डिस्कशन जो है वो किया जा सके। तो यहाँ पर किर्गिस्तान और तजिकिस्तान दोनों ही कंट्रीज ने जो भी उनके बॉर्डर इश्यूज हैं उनको सोल्व करने की बात रखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर। आज आप सभी को पता है संडे है, संडे को साइंस पेज आता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरीके से इशू जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखो आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें भी एक बात बोली गई थी कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम का जो मानसून सीजन देखने को मिला उसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। जहाँ पर ड्रोट हुआ वहाँ पर ड्रोट की कंडीशन एक्सट्रीम लेवल तक गई। जहाँ पर रेन देखने को मिला तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिला। तो ये प्रॉब्लम जो है वो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे इस तरीके के इशू जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो एक बेसिक प्रोविजन रहेगा क्लाइमेट चेंज का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि उसी आर्टिकल से रिलेट करके आप इसको पढ़ सकते हो कि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी आपका प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रोसीजर चल रहा है वो सभी में चेंज देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जो सैफ्रॉन प्लांट्स है उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ का जो टेम्परेट क्लाइमेट जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो वेल सूटेड है सैफ्रॉन प्लांट्स को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से अदर एरिया में जो टेम्परेचर है, जो अदर बेसिक प्रोविजन होने चाहिए उन सभी में चेंज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया गया है कि स्पेसिफिक कोई प्लांट जो है वो किसी एरिया में अगर उगता है तो उसको ग्रो होने के लिए समझ लो वहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन मिल रही हैं। तो अगर इस तरीके से चेंज होने लगा, इकोलॉजी में चेंज आने लगा, बायोडाइवर्सिटी में क्लाइमेट में चेंज आने लगा तो बायोडाइवर्सिटी लेवल तक फिर भी इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी लेवल तक, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कोविड के बारे में बताया हुआ है। अभी WHO के जो हेड है उन्होंने बोला है कि कोविड के केसेस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी अवेयरनेस जो है वो कम कर देनी है। अभी भी हमें मास्क के ऊपर फोकस करना है। स्पेसिफिक उन्होंने बोला कि सभी कंट्री जो हैं वो अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के जो अपना प्रोग्राम है उसको अच्छे से लॉन्च करे ताकि जो इशू है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी को पता है यूके की जो क्वीन है उनकी डेथ हो गई और अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के नए मोनार्क बनेंगे। तो इसमें बताया गया है कि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं क्या उसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा क्या। अभी क्वीन एलिजाबेथ जो है उनकी डेथ हुई है, उसके बाद में क्वीन एलिजाबेथ का जो रेन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहा। लगभग उन्होंने 70 साल तक एज ए मोनार्क जो हैं वो मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर रही हैं वो यूके की। तो यहाँ पर देखो 2018 के टाइम में जो बारबाडोस जो है उन्होंने क्या किया था कि कॉमनवेल्थ मतलब क्वीन जो है उसको अपना मोनार्क मानने से मना कर दिया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। 2021 में वो 18 नंबर के कंट्री बन गए थे जिन्होंने ब्रिटिश मोनार्क को रिमूव कर दिया और जो एक हेड ऑफ द स्टेट का वहाँ पर रोल प्ले करती थी। देखो बेसिक चीज़ क्या है कि जब यूके की बहुत सारी कॉलोनीज थी
तो उस टाइम में बहुत सारी कॉलोनी जो है एशिया वाले में, लैटिन अमेरिका वाले में और कैरेबियन वाले में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाले में उनकी कॉलोनीज थी। तो क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने जब छोड़ा तो उनके हेड ऑफ द स्टेट की जो पावर है वो उन्होंने खुद के पास रखी। हालांकि इंडिया जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया ने गेन की, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने हेड ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है वो उन्हीं के जो भी क्वीन और किंग बनेगा यूके का उसी को पावर दे रखी थी। लेकिन बारबाडोस जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया और इससे पहले भी 17 कंट्री जो हैं वो इस तरीके का हेड ऑफ द स्टेट का जो डेजिग्नेशन है उसको रिमूव कर चुके हैं। तो अभी ये बोला जा रहा है कि क्या जो कुछ और कंट्रीज हैं जिनके पास में भी इस तरीके का ये जो सारी चीज़ें उनको फॉलो किया जाता है, तो क्या वो कंट्रीज अभी भी फॉलो करेंगे? तो इसमें कुछ कंट्रीज ने तो बोला है कि हाँ, जो भी हेड ऑफ द स्टेट का रोल रहेगा, वहाँ के जो नए किंग बनेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। और कुछ कंट्री जो हैं वो यहाँ पर अपने आप को एक प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने दोबारा से जो एमिशन डेडलाइन है यहाँ थर्मल पावर प्लांट की उसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया है। 5 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो भी डेडलाइन थी कि थर्मल पावर प्लांट्स को कुछ पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना था, उसकी डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया है। ये तीसरी बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिनिस्ट्री ने ये सारे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज की है। The country's first emission norm for control of sulfur dioxide, nitrogen oxide and mercury from coal-fired power plants were notified in December 2015। 2015 में सबसे पहले बोला गया था और पावर प्लांट्स को 2017 डेडलाइन दी गई थी कि 2017 तक आप ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करोगे ताकि ये सारे एमिशन हम कम कर पाए। अभी नोटिफिकेशन में ये बोला गया है और 3 कैटेगरीज में डिसाइड की गई है कि इस नोटिफिकेशन में एक बात बताई गई है कि 2021 में जो हमने कैटेगराइजेशन की थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बेसिस पर, उसी को यहाँ पर फॉलो किया गया है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले रीजन में 10 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई पावर प्लांट है तो उनको 2024 तक ये सारा इंस्टॉलेशन करना होगा। बात आती है, पहले ये डेडलाइन 2022 की थी। बात आती है दूसरी रीजन में कि ऐसी सिटीज जहां पर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है उनके आसपास वाले रीजन में अगर कोई पावर प्लांट है उनको 2025 तक अपनी ये जो प्रोजेक्ट है उनको इंस्टॉल करना होगा। पहले डेडलाइन 2023 थी। और इसके अलावा जो भी अदर हमारे यहाँ पर पावर प्लांट बच गए उन सभी को 2026 तक अपने यहाँ पर जो भी इंस्टॉलेशन है, प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, वो करना होगा। अब इसमें क्या है कि देखो एक्सटेंड हम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स होंगी, इसी की वजह से ये सारे एक्सटेंड किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया ने टाइम टू टाइम टारगेट लिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया ने डिक्लेयर किया कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन जो है वो गेन करेंगे और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको भी हम खत्म करेंगे। 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी का हम जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो इस तरीके से अगर हम जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके ऊपर हम कुछ रोक लगा सके ताकि एमिशन कम हो, अगर उनको लेकर के हम डेडलाइन इंक्रीज करते रहे तो जो भी हमने टारगेट लिए हैं उनको हम कैसे अचीव कर पाएंगे। देखो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कोल पावर प्लांट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी जनरेशन में। तो अगर हमें इनको खत्म करना है या इनको रिप्लेस करना है तो इनका अल्टरनेट हमें ढूंढना होगा। लेकिन अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं जिनसे एनर्जी प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो उनके इंस्टॉलेशन में कुछ इशू हैं, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो एकदम से तो ऐसा है नहीं कि आज हमने टारगेट लिया और कल जो है कोल पावर प्लांट्स को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रोसीजर के तहत जो है स्टेप बाय स्टेप जो है उनको एलिमिनेट किया जाएगा। ओके, तो इसी की वजह से ये जो डेडलाइन है उसको इंक्रीज किया गया है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं जैसे कि एनसीईआरटी है या फिर जो हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है उनको भी आप व्यू कर सकते हो। कल का पेपर अगर आपने यूपीएससी मेंस का देखा होगा तो अगर आपने हमारी एनसीईआरटी रीड की है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जीएस पेपर 1 में से वहाँ से रिलेट हुए हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 में भी जो पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम डेली बेसिस पर जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन वहाँ से रिलेट हुए हैं। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं उनको व्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।